हमारे 70 उनसे बेहतर। लेकिन आज बताइए, इससे 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कमाल किया जिसकी वजह से हमारी छवि देश में बढ़ी हो। जनता ने दिए 7 साल, देखो क्या किया हाल। केंद्र सरकार कहती है फ्री वैक्सीन नहीं दूंगा, मोदी जी कह रहे हैं फ्री वैक्सीन मत दो, लेकिन भाई साहब हाथ जोड़कर विनती है वैक्सीन तो दो। नेहरू काल चंगा, बही विकास की गंगा। एक ऐसी व्यवस्था दी जिस कारण से आज हम देश में लोकतंत्र को जीवित रख पा रहे हैं। ऐसी योजनाएं बनाई कि वो देश जिसमें कभी सुई भी नहीं बनती थी, वो देश सारी दुनिया के सामने एक ताकत बनकर, औद्योगिक ताकत, आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत और इन सब से ऊपर एक नैतिक ताकत बनकर जिस देश ने अपने आप को खड़ा किया। प्रधानमंत्री हैं या प्रचार मंत्री? अपनी इमेज के लिए केवल काम करना और साम दाम दंड भेद, चाहे लोकतांत्रिक सरकार चुनी हुई है उनको गिराना, और केवल प्रचार मंत्री के रूप में आज प्रधानमंत्री की इमेज रह गई है, जो दुर्भाग्य है। हिसाब किताब वाली सियासत, 7 वर्सेस 70। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए तो आप मेहनती हैं, भाग्यशाली हैं, पर आप जो चाहें उस पर सियासत मिले तो पधारो हमारे देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हम हर रोज भगवान से ये मांगते हैं कि अगले दिन की सुबह देख सकें, पर सियासत 7 साल बनाम 70 साल में उलझी है। हालांकि इसका जवाब भी जरूरी है, पर क्या यह वक्त उसके लिए मुफीद है? किसने क्या नींव रखी, किसके पेड़ पर फल उगे, इसका हिसाब जनता रखती रही है और अपना जवाब हर 5 साल में देती भी रही है। तो क्या आज के हालात की आड़ में कल यानी 2024 की सत्ता के लिए नींव रखी जा रही है? आज बहस इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, ये जो कुछ भी चल रहा है, मंच चाहे जो हो, वार पलटवार हो जाते हैं, तो क्या ये बेवक्त की सियासत नहीं है? सवाल नंबर 2, क्या 2024 में जो सत्ता का संग्राम होगा, महाभारत होगी, उसकी बाजी सजने लगी है? और सवाल नंबर 3, ये 7 बनाम 70 की बात से आखिर किसको फायदा है या वो क्या फायदा लेना चाहता है? और चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी की ओर से विधायक रामलाल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। देखिए, ये टेक्निकली ये 7 और 70 का कैलकुलेशन ही गलत है। जब आप 7 बोलते हैं तो आप अटल जी की सरकार को काउंट में नहीं रखते हैं। जब आप 70 बोलते हैं तो आप इमरजेंसी पीरियड को भी काउंट कर रहे होते हैं, आप अटल जी को भी अपने ही खाते में काउंट कर रहे होते हैं। टेक्निकली ये 7 और 70 ही गलत है। बिल्कुल स्वप्निल जी, टेक्निकली 7 और 70 गलत है, लेकिन एक जो नरेटिव गढ़ा गया बीजेपी की तरफ से 70 साल 70 साल 70 साल, बार बार आप बीजेपी के नेताओं से इस बात को सुनते हैं। वो ये कहते हैं कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ और जो कुछ भी हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। तो ये दोनों नरेटिव मेरे हिसाब से गलत हैं। जो ये कहा जाता है कि 70 साल में देश में कुछ भी नहीं हुआ, देखिए चीजें हुई हैं। हर सरकार ने अपने हिसाब से जितनी उनकी शक्ति थी, जितना उनका सामर्थ्य था, जितनी परिस्थितियां थी, उसके हिसाब से काम किया है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अभी हुआ है, पहले कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो दोनों नैरेटिव हैं कि हमने ही सब कुछ किया है, पहले कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों गलत हैं। चीजें मेरे हिसाब से इसके बीच में है। और ये जो आप कह रहे हैं टेक्निकली तुलना करना गलत है, और तुलना करना इसलिए भी गलत है, जब आप किसी भी चीज में कंपैरिजन करते हैं तो उसका बेस एक होना चाहिए। तो बेस आप एक नहीं कर सकते। आजादी की समय की सरकारें, शुरुआती दौर की सरकारों की और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को कितनी जगह मिलनी चाहिए अवधेश जी? मैंने देखा है कि कई कांग्रेस के लीडर्स ये बोलते हैं कि अगर ये चीज इन्होंने गलत की, ये इस तरीके से होनी चाहिए थी। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। दूसरी बात ये कि जैसे आप कहते हैं कि नेहरू जी की जगह फलाने जी होते या नेहरू जी की जगह
कोई और होता, आप एक नाम भी गिना देंगे, तो इस तरह की स्थितियां नहीं होती। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कितने जरूरी हैं कौन जानता है। समय में हम पीछे मुड़ के तो जा नहीं सकते, किसको पता वो वही कदम उठाते या नहीं उठाते। बिल्कुल स्वप्निल जी, जिस चीज का अपने पास कोई आधार नहीं है, जिस चीज को देखिए, किसी भी चीज को परखने के लिए अपने पास उसका प्रमाण होना चाहिए। तो जब आप हाइपोथेटिकली बात करते हैं तो उस चीज का कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, कैसे आप उसको मापेंगे। यदि वो चीज इस तरह से आपने जो माना है उसका रिजल्ट उसी तरह से आता जो आप सोच रहे हैं, तो वो चीज सही हो सकती है ना। लेकिन अब तो आप उसको माप नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। तो इस तरह की हाइपोथेटिकल बातें करना, इस तरह के सवाल उठाना राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए होते हैं। इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, इससे देश को कुछ हासिल नहीं होता है किसी भी तरह से। हाँ बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा भी था कि 7 और 70 किसको कितना लोग पचा पाए, उसके हिसाब से वो 5-5 साल में अपना फैसला भी सुनाते रहे हैं। तमाम जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, काफी हद तक कुछ विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों के भी हम उसमें काउंट कर लें जो कि नेशनल पर्सपेक्टिव पे ही लड़ लिए गए और उसका रिजल्ट आया, उसमें भी उसके ट्रेसेस मिले हैं, मैंडेट में उसकी भी बानगी थी। रामलाल जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए रामलाल जी, देश की सत्ता आपके हाथ में है। मैं एक मौका दे रहा हूं आपको कि आप मालूम ये ओछी या गंदी सियासत से ऊपर उठकर एक बात क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि ठीक है 2014 से पहले कुछ तो देश में ऐसा हुआ होगा जो हम महामारी को इतना भी झेल पाए, नहीं तो इतना भी नहीं झेलते। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं अवधेश जी की बात का समर्थन भी करता हूं और अवधेश जी की जो बात कही है उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है। देश की आजादी के बाद में सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से बनी और लोकतांत्रिक सरकारें चली भी। सबने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने शक्ति के अनुसार अपनी सत्ता का संचालन करने का प्रयास भी किया। ठीक है। और वो सत्ता का लोकतांत्रिक संचालन अब तक चला रहा है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा अंतर जो है पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर और वर्तमान सरकारों के अंदर, कुछ सत्ताएं इसलिए चली कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के ऊपर काबिज रहने के लिए हमें ये इन प्रकार ने हर हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, उनको अपनाने का काम किया। क्या अटल जी का पीरियड काउंटेड है इसमें? मतलब हम अटल जी के पीरियड को भी काउंट करें इसमें? अटल जी के कार्यकाल को और जोड़ ले अपन, तो इन 12 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा, ये शासनकाल विकास को समर्पित शासनकाल था। इन अटल जी की सरकार बनने से पहले आपने देखा होगा कि कोई योजना बनती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों के लिए बनती थी, ग्रामीण विकास के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनती थी। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गांव के अंदर चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे सबजल धारा योजना हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना हो, ग्रामीण शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी उस सरकार ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। जी स्वप्निल जी, मैं कह रहा हूं कि गांव की सरकार बनाने का मॉडल कांग्रेस ने दिया। गांवों के अंदर सरकार बनाने का मॉडल कांग्रेस ने अगर विकास का दिया होता तो हमारी बात समझ में आती ना। अच्छा। अटल जी से पहले कांग्रेस के मित्र मेरे साथ डिबेट में बैठे हुए ये बता दें कि एक योजना कांग्रेस की ये थी, हाँ इन्होंने बात जरूर की, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजस्थान के अंदर भी आए, नागौर से ग्राम पंचायत राज की शुरुआत भी उन्होंने की, उसकी वाहवाही भी लूटने का काम करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात भी करते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता के अंदर गांवों का सर्वांगीण विकास करने का काम की एक योजना यदि आपने बनाई हो तो वो आप बता दें। कहने के लिए तो इनकी सरकार अभी भी करी है। ठीक है, ठीक है। बस एक सवाल और रामलाल जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। क्या बीजेपी इस बात को समझ पाई है? रामलाल जी इस सवाल को ले लें। क्या बीजेपी इस बात को समझ पाई है कि देश चलाना इतना आसान भी नहीं है? क्योंकि 2013 में आपके लीडर्स घूम घूम के बोलते थे कि 30 दिन में हम ये कर देंगे, 3 महीने में हम वो कर देंगे। पेट्रोल डीजल के दाम यूपीए शासनकाल में गलत है, हम इसको कभी इतने के ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन जब आप 7 साल से हैं और हमने प्याज 100 रुपए में भी खरीदे हैं, तो ऐसे में क्या ये समझ पा रही है बीजेपी की हाँ देश चलाना उतना आसान नहीं है जितना विपक्ष में बैठकर लगता है? देखिए स्वप्निल जी, कुछ बातों का निर्धारण, कुछ विषयों का निर्धारण भारत की सरकार करती है, कुछ मुद्दों का निर्धारण जो उनके हिस्से के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर होता है। आज वर्तमान परिस्थितियों के अंदर आप देखोगे कि 2014 के बाद की सरकार जो बनी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, उस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए चाहे किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना के 2000 रुपए की पहली किस्त के साथ 3 किस्तें प्रतिवर्ष डालने का काम हो, जनधन के खाते करोड़ों खोलने का काम हो, प्रधानमंत्री
जनधन योजना के तहत। नहीं, वैसे तो जो राइट टू अभी इस एजुकेशन भी कोविड के एक दौरान लैंडमार्क काफी लोग- योजना रही है। मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड की जो बात उठी थी, खाद्य सुरक्षा की, वो भी एक लैंडमार्क फैसला रही है, अगर उसको ग्रामीण परिवेश के हिसाब से हम देखने की कोशिश करें। लेकिन स्वर्णिम जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे सीधे सीधे बताइए, इस तरह के बयान या हर चीज के लिए केंद्र की तरफ इशारा कर देना, क्या ये नहीं दिखाता कि आपको 2023 और फिर 2024 की चिंता सता रही है वर्तमान से ज्यादा? नहीं स्वप्निल जी, हमें देश की चिंता सता रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को जब इन्होंने उठाया, 70 साल से कुछ भी नहीं हुआ देश में, अभी हो रहा है, तो कुछ चीजें मुझे यहाँ बतानी जरूरी है। रामलाल जी ने भी कहा कि मैं एक योजना मैं बता दूं कि ग्रामीण विकास के लिए हुई हो, तो अगर शायद ये ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, इनको अगर ध्यान हो तो देश में आजादी के तुरंत पश्चात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा और सतलुज पर बांध बनाने का कार्य किया था, जिसके कारण जो है आज पूरे देश भर में किसान जो है आत्मनिर्भर होकर के हरित क्रांति ला करके आत्मनिर्भर हो सका और श्वेत क्रांति आई देश में। तो ये कोई छोटी योजनाएं नहीं थी। और इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का अगर कार्य था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आज भी है, वो भी उसी वक्त बना था और गांव गांव बिजली पहुंचाने का कार्य हुआ था। शायद रामलाल जी नहीं मानेंगे क्योंकि बिजली इन्होंने 2014 के बाद ही देखी होगी इनके गांव में। जब आप 70 साल की बात करने लगते हैं, आज जब आप 70 साल गिना रहे थे, तो फिर उसमें इमरजेंसी पीरियड भी था स्वर्णिम जी, तो क्या आपको उस पर गर्व है? मैं तो सारे पीरियड की गिना रहा हूं जो इमरजेंसी पर आपको गर्व है? आज देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी देखा और सेल जैसी कंपनी जिसके कारण देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्पात कारखाने लगे, वो भी देखे जो आज इस सरकार को मुनाफा कमा करके दे रहे हैं। नहीं, लेकिन स्वर्णिम जी, मैं कह रहा हूं कि जब आप 70 बोल रहे हैं तो आप सिर्फ मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं करेंगे ना। जब आप 70 बोल रहे हैं तो 70, फिर इसका मतलब है कि आप इमरजेंसी को डिफेंड कर रहे हैं। इमरजेंसी वाज द राइट कॉल आपके हिसाब से। देखिए, इमरजेंसी और उसकी तो आज चर्चा विकास की हो रही है जो 70 साल में हुआ। आज तो एक अघोषित इमरजेंसी है। आज जो मैंने आपको गिनाए है, आज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जो सेल, जो हमारे स्टील प्लांट से, चाहे विशाखापट्टनम क्यों, लोग आंदोलन कर रहे हैं, 20-20 हजार वहां पे कर्मचारी काम करते हैं। अब देखिए, मैं आपको सबको बिकता हुआ हम देख रहे हैं। मैं आपसे ये 7 वर्सेस 70 से जुड़ा एक सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5 वर्सेस 5 का एक सवाल पूछ रहा हूं और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूं ये क्या है। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं स्वर्णिम जी कि राजस्थान में पिछले काफी सालों से 5 साल आप रहे, 5 साल वो रहे, 5 साल आप रहे, 5 साल वो रहे, कुछ ऐसी चीजें थी जिसके लिए आपको केंद्र की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। जैसे ऑक्सीजन प्लांट, या तो आप लगा लेते या वो लगा लेते, या आप लगा लेते या वो लगा लेते। आज प्लांट्स की कमी पड़ी ना। देखिए स्वप्निल जी, प्लांट की कमी पड़ी, उसका कारण था जब हमें अगर आप दोनों अनुमान लगाने में अक्षम थे राजस्थान में। देखिए, केंद्र सरकार का कार्य केंद्र सरकार करती है, अनुमान उनको लगाना था। प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो काउंसिल बना रखी है आपने इस कोविड से लड़ने के लिए एक्सपर्ट्स की, उसकी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को तो उजागर किया नहीं क्योंकि चुनाव लड़ना था, देश को चुनावों में ले जाना था, जनता से छुपाना था कि महामारी आ रही है। 7 मार्च से पहले आप प्रधानमंत्री की तरफ लगा गए, छोड़ देते तो क्यों हमारे पास नहीं थी? देखिए, अगर हमें सूचना ना देते, केंद्र अगर अलर्ट करता राज्यों को, तो क्या हम लड़ते नहीं? हम ये तो जिम्मेदारी थी केंद्र की थी, केंद्र ने क्यों नहीं निभाई? सुनने में ऐसा लग रहा है ना स्वर्णिम जी कि अगर चुनाव होगा तो हम तो खड़े होंगे, सत्ता तो हमें भी ट्राई मारना है, हम बीजेपी को अकेले ट्राई नहीं मारने देंगे। तो जिस वक्त ये महामारी बढ़ी उस वक्त हमने तो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी चुनाव रैली स्थगित कर दी। रामलाल जी को जोड़ना चाह रहे हैं, रामलाल जी शॉर्ट में जोड़िए, फिर मैं स्वर्णिम जी से सवाल पूछूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, क्या दिल्ली के अंदर चुनाव थे, क्या महाराष्ट्र के अंदर चुनाव थे? सबसे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर ही दूसरी लहर आई है, तो क्या यहाँ तो चुनाव नहीं थे? आप सारा का सारा दोषारोप अपने चुनाव को करना चाहते हैं, अपनी अक्रमणीयता को और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए सारा का सारा दोषारोप। नहीं, अनुमान लगाने में आपसे भी गलती हुई है रामलाल जी। देखिए, विश्वास मानिए, अनुमान लगाने में तो आपसे भी गलती हुई है। जो शिथिलता जनवरी और फरवरी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दिखाई है, उसका खामियाजा देश नहीं भुगता है। इसलिए एक और अहम सवाल है मेरा जो मैं ले लेना चाह रहा हूं। स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, तो क्या यह मान लिया जाए कि इस महामारी से लड़ाई के पीरियड में अब चीजें 2024 सेंट्रिक होती जा रही हैं? देखिए, महामारी से लड़ाई के साथ साथ हमारी लड़ाई एक ऐसी सरकार से भी है जो यहाँ पे लगातार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और जो देश के हमने नवरत्न कंपनियां बनाई थी, चाहे ओएनजीसी हो, एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, चाहे स्टील अथॉरिटी प्लांट, वो अगर बिक रहे हैं तो उसके लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड राउंड, डिबेट का सेकंड राउंड,
अवधेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं सेकंड राउंड की। ये जो 70 साल वाली जो लाइन है, क्या इसकी कोई डेडलाइन हो सकती है कि बस अब यहां से खत्म और अब हम बीजेपी से सवाल पूछना चालू कर सकते हैं, बीजेपी उन 70 सालों को न गिनाए? एक्सपायरी डेट, क्या इस 70 साल की एक्सपायरी डेट हो सकती है? तभी तो हम आगे देखेंगे। देखिए स्वप्निल जी, होनी तो चाहिए लेकिन होगी नहीं। वो कहा जाता है ना, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। होना तो यही चाहिए कि आपको जो हो गया वो बीत गया, चला गया वो, उसका हिसाब कर दिया। यदि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया तो पिछली सरकारों को यहाँ के लोगों ने ही लोकतांत्रिक ढंग से चुना था। जिन्होंने काम नहीं किया उनको हटा दिया, आपको ले आए। लेकिन केवल आप पिछली सरकारों की कमियों को गिनाते रहेंगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो यह परंपरा निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि अपने यहां जो राजनीति होती है उसका एक ही मकसद होता है। भले ही पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग दावा करते रहे, लेकिन एक ही मकसद है उसका, सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? खुद की इमेज को चमकाए रखना, सामने वाले की इमेज को खराब बताते रहना। तो इस चीज में जब तक पूरी राजनीति घूमती रहेगी, ये चीजें होती रहेंगी, ये चीजें बंद नहीं होंगी कभी भी। हाँ, लेकिन अब जैसे देखिए देखने में लगता है मोटे तौर पर कि कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं अवधेश जी, जहां पर ऐसा लगने लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह होती जा रही है और बीजेपी कांग्रेस की तरह होती जा रही है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर ये डिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है कि ये अपने असली रंग में क्यों नहीं है। बिल्कुल स्वप्निल जी, होती जा रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी ज्यादातर विपक्ष में रही है। हाँ। तो विपक्ष में भूमिका उसने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। कांग्रेस अब विपक्ष में आई है, उसको विपक्ष में रहने का ज्यादा अनुभव नहीं है। तो जो चीज बीजेपी करती थी वो कांग्रेस अपना रही है, जो चीज कांग्रेस करती थी और जिसकी बीजेपी बुराई करती थी, जिसको बीजेपी कहती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अब बीजेपी करने लगी है। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि देश में अलग अलग पार्टीज नहीं है, सिर्फ दो ही पार्टी है। एक तो है सत्ताधारी पार्टी और एक है अपोजिशन। उसमें कोई भी रहे, दोनों का चरित्र एक जैसा रहता है। ठीक है रामलाल जी, क्या इस विकट घड़ी में भी मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि बेसिकली कोई तो एक ऐसा दिन आएगा ना, या तो आप भी चाहते हैं कि पहले आपको 50 साल, जैसा कि अमित शाह एक स्पीच में पूर्व में कह चुके हैं, आपको पहले पूरे 50 साल मिल जाए, उसके बाद हम आपसे सवाल पूछना चालू करें, या फिर अब आ गया वो पीरियड जब हम केंद्र सरकार से भी पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास भी इनफ टाइम हो चुका है, अब आप अपना बताइए। देखिए स्वप्निल जी, लोकतंत्र के अंदर सरकारें बनती है और सरकार बनती है तब जनता अपनी अपेक्षा और उम्मीदों के साथ उस सरकार को चुनने का काम करती है। और सरकार अगर जनता की अपेक्षा और उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरती तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर अपना मत के माध्यम से उस सरकार के प्रति नाराजगी या सहमति प्रकट करने का अधिकार भी इस लोकतंत्र ने जनता को दिया है। वास्तविकता ये, पूर्ववर्ती सरकार जो भी रही, आपने देखा होगा स्वप्निल जी, कई हादसे इस देश के अंदर ऐसे हुए। पर क्या आपके लिए ये 70 साल की बात करने की एक्सपायरी डेट नहीं हुई है? क्या 7 साल ने इस देश को एक नया युग नहीं दिखाया है? तो हम उस युग पर सवाल नहीं पूछेंगे? क्या हम 70 साल ही सुनते रहेंगे या जवाब सुनेंगे? स्वप्निल जी, मैं यही कह रहा हूं, सबसे बड़ा अंतर जो है पूर्ववर्ती सरकार में वर्तमान सरकार के अंदर दो है। एक ये कि इस सरकार के दौरान अगर कोई घटना घटित हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया देश पहले। और इससे पहले इनकी सरकारें रही थी, इनकी सरकारों के स्टेटमेंट आते थे, कोई भी बम ब्लास्ट की घटना हो जाए, कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो जाए, कि भारत के धैर्य की परीक्षा न ले, भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। 5 दिन अखबार की सुर्खियां बनती थी, उसके बाद में भूल जाते थे लोग बाग। इस सरकार की सबसे बड़ी है। दूसरी बात, इन्होंने सरकार बचाने के लिए, लेकिन देखिए कुछ डिसीजन, जैसे आपने कहा कि नोटबंदी आतंकवाद की कमर तोड़ देगी, लेकिन नोटबंदी के 2 या 3 महीने बाद ही हमें आतंक की कई घटनाएं दिख गई। तो क्या कुछ फ्लॉस थे या नहीं थे? देखिए स्वप्न जी, इस समय वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के अंदर सबसे बड़ा अंतर यह है कि इस मोदी जी की सरकार में 7 साल के अंदर एक भी मंत्री के ऊपर या सरकार के ऊपर किसी ने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए। और इनकी जो 10 साल की सरकार रही है, यूपीए सरकार, उस सरकार के अंदर मंत्री तक जेल के अंदर जा रहे थे। एक मंत्री जेल से बाहर निकल रहा था, दूसरा जा रहा था। भ्रष्टाचार की आखंड में डूबी हुई सरकार थी। ठीक है स्वर्णिम जी, सरकार पूरी पारदर्शिता के, स्वर्णिम जी, आपसे भी मैं पूछना चाह रहा हूं, अवधेश जी मैं आगे आपके पास आऊंगा, प्लीज मेरे पास समय थोड़ा कम बचा है, मैं एक बार स्वर्णिम जी को और ले लूं। स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब आप इतने कॉन्फिडेंस से 70 साल बोलते हैं तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि कई बार तो आपको सीधे चुना गया, कई बार आपको चुना ही नहीं गया,
और कई बार सिर्फ इतनी ही सीटें मिल पाई जिसमें आपकी सिर्फ महज इज्जत बच पाए। देखिए, हम 70 साल नहीं बोलते, हम तो जो है हमारे शासन की ही बात करते हैं और विकास की बात करते रहे। 70 साल बनाम 7 साल या 70 साल बनाम 5 साल, ये नारा तो भारतीय जनता पार्टी का था और सब लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या कार्य किए। हमने जनहित के कार्य किए, जितने देश के सामने जो संकट है उनका धैर्यपूर्वक और कड़क रुख अपनाते हुए सामना किया और सफलतापूर्वक सामना किया। आज जितने संकट आए, चाहे नोटबंदी के बाद आया आर्थिक संकट, चाहे अभी जो महामारी का संकट है, इसमें किस तरह से विफल हुई है केंद्र सरकार, ये सबने देखा है। और इन विफलताओं की आपको ओर ऐसा क्यों ध्यान लगता है इंगित कि करना प्रदेश हमारा सरकारें कार्य है। फेल नहीं हुई हैं? फेल तो देखिए, प्रदेश सरकारें भी हुई तो हैं। काम कर रही है स्वप्निल जी, प्रदेश सरकार ही काम कर रही है। जो भी जितने भी देश में लोगों को बचाने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। केंद्र सरकार तो हाथ खड़े करके, अपने हाथ खड़े करके, पल्ला छोड़ा करके भाग चुकी है। सारा दारोमदार राज्यों पर छोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये विषय राज्यों का है, चिकित्सा विषय राज्यों का है, ये तो केंद्र सरकार कह रही है। तो बताइए कहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अगर जिम्मेदारी निभा रहे ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट की ओर जा रहा हूं। अवधेश जी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लूंगा। और विश्वास मानिए 2020 और 2021 में जो कुछ हुआ है वो बार बार रिपीट मोड में चलेगा राजनीतिक दलों की जुबान से 2024 तक। बिल्कुल चलेगा स्वप्निल जी। देखिए, मैं रामलाल जी की बात में एक चीज और जोड़ना चाह रहा था, पहले वो बता देता हूं आपको। रामलाल जी कह रहे थे कि किस तरह से पिछली सरकारों से ये सरकार अलग है। एक चीज में ये सरकार और अलग है। देखिए, पहले कभी सरकार पर आरोप लगाता था विपक्ष, तो विपक्ष सरकार उस तरह से एग्रेसिव होकर जवाब नहीं देती थी। ये सरकार पहली सरकार है जो पूरे एग्रेशन के साथ विपक्ष को जवाब देती है और इस स्थिति में देश के जनमानस को लाके खड़ा कर दिया है कि मोदी नहीं तो और कौन। एक्चुअल में जो पूरी चुनावी परिदृश्य है उसमें इस तरह से बीजेपी उसको सेट करना चाहती है कि जिससे विकल्पहीनता की स्थिति देश में पैदा हो जाए कि मोदी नहीं तो और कौन इसमें चुना जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। मैं अंत में ये जरूर कहूंगा कि एक एक घटनाक्रम को याद रखिए, सियासी घटनाक्रम को, ये अभी बार बार दोहराया जाएगा 2024 तक। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।